आज हम बिहार के नए शिक्षक छात्र अनुपात जनादेशों की स्पष्ट रूपरेखा पर बात करने वाले हैं। देखिए, सही संख्या में शिक्षकों का होना किसी भी स्कूल के लिए सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए समझते हैं कि इन नए आधिकारिक नियमों को हमें धरातल पर कैसे लागू करना है। आज हम मुख्य रूप से 4 चीजों को कवर करेंगे: विनियामक संदर्भ, प्राइमरी स्कूलों के नियम, अपर प्राइमरी के नियम और अंत में प्रशासनिक संरचना को लेकर जो नए निर्देश हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विनियामक संदर्भ की। आखिर इन बड़े बदलावों की जरूरत ही क्यों पड़ी? हाल ही में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है, और इसका मुख्य कारण क्या है? दरअसल हालिया समीक्षाओं में एक बड़ी बात सामने आई कि फिलहाल हमारे कई स्कूलों में शिक्षकों की जो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए वो पूरी ही नहीं हो रही है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई सुझाव नहीं है, बल्कि एक सख्त जरूरत है जिसे हमें प्राथमिकता के आधार पर ठीक करना है। इस आधिकारिक निर्देश में साफ तौर पर यह मान लिया गया है कि हमारे कई विद्यालयों में मानक के हिसाब से शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो ये जो नया जनादेश लाया गया है ना, इसका सीधा मकसद है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना। सीधी सी बात है, हमें यह तय करना है कि क्लासरूम में हर एक बच्चे को पर्याप्त ध्यान मिले। तो चलिए अब सीधे नियमों की बारीकियों पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूलों के लिए क्या फॉर्मूला तय किया गया है। यहां का गणित बिल्कुल सीधा सा है। अगर आपके स्कूल में 60 तक बच्चे हैं तो कम से कम 2 शिक्षकों का होना अनिवार्य है। अब जैसे जैसे 30-30 बच्चे बढ़ेंगे, आपका एक नया शिक्षक जुड़ता जाएगा। मतलब अगर बच्चे 61 से 90 के बीच हैं तो 3, 91 से 120 पर 4 और 121 से 150 बच्चों पर 5 शिक्षक अनिवार्य रूप से होने ही चाहिए। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन यहां एक पेच है। जैसे ही किसी स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे होते हैं, गेम बदल जाता है। 150 पार करते ही आपको 30:1 यानी 30:1 का छात्र शिक्षक अनुपात कड़ाई से लागू करना होगा। और हां, सबसे जरूरी बात, इस लेवल पर पहुंचते ही उन 5 शिक्षकों के ऊपर आपको एक अलग प्रधान शिक्षक यानी हेड टीचर नियुक्त करना अनिवार्य हो जाएगा। अब रुख करते हैं उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी की तरफ। कक्षा 6 से 8 के लिए हमारे पास क्या नियम है? प्राइमरी के उलट अपर प्राइमरी में हमारा फोकस सिर्फ गिनती पर नहीं बल्कि विषयों पर है। नियम यह है कि हर अपर प्राइमरी यूनिट में 3 मुख्य विषयों के लिए कम से कम एक डेडिकेटेड टीचर होना ही चाहिए। और वो 3 अनिवार्य विषय कौन से हैं? विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा, जिसमें आमतौर पर हमारी हिंदी शामिल होती है। अब सवाल आता है कि जैसे जैसे इन कक्षाओं में छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो हम इन अलग अलग विषयों के शिक्षकों का आवंटन कैसे करेंगे? देखिए, जब तक बच्चे कम हैं तब तक उन 3 बेसलाइन टीचर्स से काम चलेगा। लेकिन जैसे ही छात्रों की संख्या 105 के पार जाती है, आपको अंग्रेजी के लिए एक चौथा विशेषज्ञ शिक्षक लाना होगा। और अगर यही संख्या 140 पार कर जाए, तब आपको छात्रों की अधिकतम जरूरत को देखते हुए संस्कृत या उर्दू के लिए 5वें टीचर को शामिल करना ही होगा। और मान लीजिए आपके स्कूल में 175 से भी ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, तब क्या? तब आपको घबराना नहीं है। बस जो हमारे शुरुआती विषय की जरूरत है और 30:1 का जो आदर्श अनुपात है, उसी को आधार मानकर आपको नए शिक्षकों की नियुक्ति का स्केल वापस से उसी पैटर्न में बढ़ाना शुरू कर देना है। अंत में बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, हमारी प्रशासनिक संरचना और नेतृत्व। अब सबसे बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती ये आती है कि एक ही स्कूल कैंपस में अगर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों चल रहे हैं तो इन दोनों अलग अलग फॉर्मूलों को एक साथ कैसे मैनेज किया जाए। अच्छी बात यह है कि इन नए निर्देशों ने इस आम कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। नियम बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जब आप शिक्षकों की गिनती कर रहे हों तो कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 को बिल्कुल अलग अलग शैक्षणिक इकाई मानकर कैलकुलेट करें। इससे आपका गणित सही बैठेगा। लेकिन जब बात प्रशासनिक कामकाज और नेतृत्व की आती है तो पूरा स्कूल एक ही माना जाएगा और पूरे स्कूल का केवल एक ही हेडमास्टर होगा। यानी पढ़ाई और शिक्षकों की गिनती के लिए अलग अलग कैलकुलेशन, लेकिन लीडरशिप सिर्फ एक है ना। बेहतरीन संतुलन। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए आप सभी प्रशासकों के लिए अब सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि इन नियमों को जल्द से जल्द और सही तरीके से लागू किया जाए। पर जाते जाते सोचने वाली बात यह है, क्या हमारा मौजूदा बुनियादी ढांचा इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है?
और अगले सेशन तक हर एक स्कूल इन पैमानों पर खरा उतरे, इसके लिए हम जिले स्तर पर अपनी प्लानिंग और संसाधनों को कैसे व्यवस्थित करेंगे। मेरी सलाह है कि इन सटीक आंकड़ों को अपनी अगली रणनीतिक बैठकों का आधार बनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।